हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर हम EHI 05 का नया क्वेश्चन लाए हैं। देखिए, EHI 05 में जो हम पढ़ते हैं वो 18वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य के बीच में जो भारत में क्या क्या घटित हुआ उनके बारे में पढ़ते हैं। जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या है उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। जो भी नया स्टूडेंट इस चैनल पे पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करिएगा। आइए देखते हैं, क्या अफगान युद्ध अंग्रेज़ों के उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम थे? अफगान जो युद्ध हुआ था अंग्रेज़ और अफगान के बीच में हुआ था, क्या अंग्रेज़ को उससे लाभ मिला था? जो उद्देश्य वो युद्ध लड़ा गया था उससे अंग्रेज़ को वो प्राप्ति हुई थी या नहीं? आइए हम देखते हैं। 1836 में अफगानिस्तान के, देखिए ये क्वेश्चन जो आपको 6 नंबर में नहीं 12 नंबर में पूछ लिया जा सकता है। 12 नंबर का ये क्वेश्चन है। 1836 में अफगानिस्तान के तत्कालिक शासक दोस्त मोहम्मद ने अंग्रेज़ों के साथ मित्रता करने की पेशकश की। अफगानिस्तान के जो राजा थे, शासक थे दोस्त मोहम्मद, वो अंग्रेज़ के साथ मित्रता करने की कोशिश की थी और इसके बदले में उसने यह आशा की जिस पेशावर घाटी को पंजाब के शासक रंजीत सिंह ने अफगानिस्तान से ले लिया था उसे दोबारा अफगानिस्तान को लौटा दिया जाए। लेकिन गवर्नर जनरल, उस टाइम का जो गवर्नर जनरल थे ऑकलैंड ने रंजीत सिंह द्वारा अधिकृत क्षेत्र को देने से मना कर दिया तथा अफगानिस्तान के रूस, फ्रांस या टर्की के साथ गठबंधन का विरोध किया था। वो तो साथ पहला था दोस्त मोहम्मद का कहना कि रंजीत सिंह द्वारा जो अफगानिस्तान के पेशावर घाटी को जो जीता गया था, वो अफगानिस्तान से लिया गया था, वो लौटा दें। अंग्रेज़ों का मतलब अंग्रेज़ को कहना था अफगानिस्तान के शासक का। पर अंग्रेज़ ने क्या किया कि आप रूस से, फ्रांस से या टर्की से गठबंधन तोड़ दें, मेरे साथ गठबंधन रखना है। देखिए आगे, दोस्त मोहम्मद ने रूस के साथ मित्रता करने की उत्सुकता दिखाई। इस पर ऑकलैंड ने दोस्त मोहम्मद को गद्दी से हटाने के लिए त्रिपक्षीय संधि की, जिसमें अंग्रेज, महाराजा रंजीत सिंह एवं अफगानिस्तान के पुराने शासक शाह शुजा तीनों की सम्मिलित सेनाओं काबुल पर आक्रमण करेगी। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। करेगी तथा दोस्त मोहम्मद की जगह शाह शुजा को गद्दी पर बैठाएंगे। इस योजना को कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भी अनुमति दे दी। देखिए, जब दोस्त मोहम्मद ने अंग्रेज़ की बात नहीं मानी तो अंग्रेज़ ने क्या किया कि महाराजा रंजीत सिंह के साथ और खुद अपना और पुराना जो शासक था शाह शुजा, तीनों साथ मिल के दोस्त मोहम्मद को हटाने का पूरा कोशिश करने लगा। और उसको जो है ना कंपनी ऑफ पोर्ट जो था ऑफ डायरेक्टर्स ने भी अनुमति दे दिया था। देखिए, युद्ध हुआ अप्रैल 1839 में। सिंधु की सेना नाम की सेना ने कंधार पर अधिकार जमा लिया तथा जुलाई 1839 में ही गजनी पर अधिकार कर लिया। इन पराजयों से दोस्त मोहम्मद निराश हुआ और गद्दी का परित्याग कर दिया। शाह शुजा को अफगानिस्तान का शासक बना दिया गया। इसी बीच दोस्त मोहम्मद को 1840 में खोलुम के वाली से सैनिक सहायता प्राप्त हुई तथा उसने दिसंबर में अंग्रेज़ों पर आक्रमण कर दिया, परंतु यह आक्रमण असफल रहा। उसको जो है ना आत्मसमर्पण करना पड़ा। अंग्रेज़ों ने उसे गिरफ्तार कर कलकत्ता भेज दिया। देखिए, 1841 में बसंत में अंग्रेज़ों के विरुद्ध लोकप्रिय असंतोष शुरू हुआ। सितंबर 1841 में कई जगहों पर जन विद्रोह फूट पड़े। काबुल में अनेक अंग्रेज़ों की हत्या कर दी गई तथा उनकी सैनिक छावनियों पर कब्जा कर लिया गया। अंततः दिसंबर 1841 में अंग्रेज़ों ने 3 दिन के अंदर आइए आगे देखते हैं, अफगानिस्तान को
खाली करने की अपमानजनक शर्त को स्वीकार कर लिया। 3 दिन के अंदर जो अफगानिस्तान अंग्रेज खाली कर दिया था, क्योंकि जगह जगह पर अंग्रेज के विरोध में गुस्सा आक्रोश फूट गया था। परंतु मई 1842 में अंग्रेज सेना फिर से संगठित हो गई तथा उसने कंधार, जलालाबाद को अपने अधीन कर लिया। भारत की सेना पहुंचने पर सितंबर 1842 में काबुल को भी अधीन कर लिया गया। इस विजय की अंग्रेजी सेना को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। काफ़ी मात्रा में आदमियों तथा धन की बर्बादी से अफगान युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि ब्रिटिश भारतीय सेना अजेय नहीं है, मतलब कि इसको भी हराया जा सकता है। और वो क्या, किसने, अफगान के लोगों के द्वारा, और उसके अफगान पर्वत आदिवासियों जैसी युद्ध नीतियों को अपनाकर पराजित किया जा सकता है। इसके बाद अंग्रेजों ने स्वयं को उत्तर पश्चिम सीमाओं तक सीमित कर लिया तथा सैन्य बल पर अफगानिस्तान की सीमा में प्रवेश करने की कभी साहस नहीं किया। ये देख लिए 6 नंबर 12 नंबर का क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, मैसूर राजस्व प्रणाली के गठन पर युद्ध और सैन्यीकरण ने कैसे प्रभाव डाला? विस्तार से उत्तर दें। मैसूर राज प्रणाली पर जो है कैसे युद्ध और सैन्यीकरण का कैसे प्रभाव डाला, उसका विस्तार से उत्तर देना है इस प्रश्न में। ये क्वेश्चन आपको 12 नंबर में पूछा जा सकता है, यानी कि 2 क्वेश्चन बता रहे हैं 12 में 24 नंबर में ये क्वेश्चन देखते हैं, तो 24 नंबर आने का संभावना है। आइए देखते क्वेश्चन आया। देखिए, दक्षिणी हिंदुस्तान में प्रकट होने वाला एक अन्य राज था हैदर अली के अधीन मैसूर जो था हैदर अली के अधीन था। मैसूर का राज विजयनगर के साम्राज्य के अंत के समय से ही अपनी नाजुक स्वतंत्रता को सुरक्षित रखे हुए था। 18वीं सदी के आरंभ में 2 मंत्रियों नजराय तथा देवराज ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और राजा चिक्का कृष्णराज को कठपुतली मात्र बना दिया। आइए आगे देखते हैं। हैदर अली ने अपना जीवन मैसूर की सेना में एक छोटे अधिकारी के रूप में आरंभ किया था। ये जो हैदर अली जो था ये अनपढ़ था और एक छोटे से अधिकारी के रूप में मैसूर की सेना में था और वो ये अनपढ़ भी था। आइए आगे देखते हैं। देखिए, अनपढ़ होने पर भी उसमें तीव्र बुद्धि थी। वह बहुत अधिक ओजस्वी, साहसी एवं दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति था। वह एक बुद्धिमान सेनापति तथा चतुर कूटनीतिक भी था। सैनिक निपुणता तथा नेतृत्व के गुणों के कारण वह 1755 में डंडीगल का सूबेदार बन गया। उसने डंडीगल के राजस्व में गबन किया और अपनी निजी स्वतंत्र सेना तैयार कर ली। मतलब 1775 में डंडीगल का सूबेदार बना और वहाँ से पैसा धन कमा के अपनी खुद का एक स्वतंत्र सेना तैयार कर ली। 1761 में उसने नजराज और देवराज का तख्ता पलट दिया और मैसूर राज्य में अपनी सत्ता स्थापित कर ली। 1763 में उसने बैरडोरमोर पर कब्जा कर लिया। लूट में जो माल उसके हाथ लगा उससे उसने अपनी इस आर्थिक स्थिति को मजबूत किया। उसने कनारा को जीत लिया। उसने अपनी राजधानी श्रीपट्टनम में स्थापित की। थोड़े ही समय में उसने एक मजबूत सेना का गठन कर लिया। जो धन वह लूट मार करके लाता था वो आर्थिक अपना स्थिति मजबूत करता था और सेना को मजबूत करने में लगा दिया जाता था। आइए आगे देखते हैं। देखिए, शुरू से ही हैदर अली के अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ तनावपूर्ण संबंध थे। उसे फ्रांसीसियों से बड़ी मूल्यवान सहायता प्राप्त थी। उसे अंग्रेज से एक तनावपूर्ण संबंध था, पर फ्रांस से उसे मूल्यवान सहायता प्राप्त होती रहती थी। अंग्रेजों के विरुद्ध उसकी सहायता के लिए काउंट लाली हैदर अली को 10,000 रुपये प्रतिमास तथा साथ ही मैंगूर तथा एलावनसोर के किले देने पर सहमत हो चुका था। अंग्रेजों को निकाल दिए जाने के बाद तिरुन्नापल्ली, मदुरई, तिरुनावली आदि, आगे देखते हैं। देखिए आगे भी हैदर अली को मिलने की आशा थी। मेजर मोर के अधीन
एक ब्रिटिश मेजर मोर जो फ्रांस के सेनापति थे, एक ब्रिटिश सैनिक दस्त को भगाना पड़ा, परंतु सर आयर कूट ने वेल्लोर पर कब्जा कर लिया। जब 1761 में पांडिचेरी पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया तो हैदर अली ने लगभग फ्रांसीसी सैनिकों को अपनी नौकरी में ले लिया। हैदर अली तथा लगभग कितना 300 फ्रांसीसी सैनिकों को हैदर अली ने अपने यहाँ रख लिया। किस पे? सैनिकों के रूप में। हैदर अली तथा कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली के बीच भी शत्रुता थी। कर्नाटक में कई ऐसे जिले थे जिन पर हैदर अली तथा मोहम्मद अली दोनों दावा करते थे। मोहम्मद अली ने ब्रिटिश सैनिक दस्तों को वेल्लोर में रखने की आज्ञा दे दी, परंतु हैदर अली ने इसका विरोध किया। हैदर अली ने चंदा साहब के पुत्र राजा साहब को अपने यहाँ नौकरी में रख लिया तथा मोहम्मद अली के भाई और प्रतिद्वंदी महफूज खां को अपने यहाँ शरण दी। आइए आगे देखते हैं। देखिए 1770 में मैसूर पर पेशवा माधवराव ने आक्रमण किया। हैदर अली ने मद्रास सरकार से सहायता की प्रार्थना की, परंतु वह नहीं दी गई। अगस्त 1778 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर आक्रमण किया और उस पर कब्जा कर लेने के बाद उन्होंने अपनी सेना माही के विरुद्ध भेजी। माही को बचाने के लिए हैदर अली ने अपने सैनिक भेजे, परंतु इसके बावजूद 1779 में अंग्रेजों ने इस पर कब्जा कर लिया। देखिए मैसूर का दूसरा युद्ध 1780 में आरंभ हुआ और 1784 तक चलता रहा। हैदर अली की सेना मद्रास के इतने निकट थी कि वहां के बहुत से निवासी भाग गए। पोर्टवो, नॉर्वे तथा कांचीवरम को लूटा गया। हैदर अली को पराजित कर दिया। दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई, परंतु उसके बेटे टीपू सुल्तान जो था हैदर अली का ही बेटा था, ने युद्ध जारी रखा। मैसूर का दूसरा युद्ध मई 1784 में मंगलोर की संधि द्वारा समाप्त हुआ। दोनों पक्ष जीते गए क्षेत्रों को वापस करने पर सहमत हो गए। मैसूर का तीसरा युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में 1790 से 1792 तक लड़ा गया। टीपू को पराजित कर दिया गया। कॉर्नवालिस ही टीपू सुल्तान को पराजित किया था। मार्च 1792 में हस्ताक्षरित श्रीरंगपट्टनम जो टीपू सुल्तान की राजधानी थी की संधि के अधीन टीपू को अपने राज्य का आधा क्षेत्र छोड़ना पड़ा। मैसूर का चौथा युद्ध लॉर्ड वेलेजली के साथ के समय में हुआ। लॉर्ड वेलेजली ने टीपू से पूर्ण समर्पण की मांग की और जब उसने अस्वीकार कर दिया तो युद्ध की घोषणा कर दी गई। मई 1799 में श्रीरंगपट्टनम में लड़ते हुए टीपू मारा गया। युद्ध के बाद लॉर्ड वेलेजली ने मैसूर के काफ़ी बड़े और महत्वपूर्ण क्षेत्रों का विलय कर लिया। कुछ क्षेत्र पुरस्कार के रूप में निजाम को दे दिए गए। हैदर अली द्वारा 1761 में राज से निकाल दिए गए एक हिंदू परिवार के एक बच्चे को मैसूर के सिंहासन पर बैठाया गया। 19वीं शताब्दी में हिंदुस्तान की सरकार के नियंत्रण में मैसूर फलता फूलता रहा। जब 1947 में भारत संविधान आज़ाद हुआ, उस समय भी मैसूर राज्य का अस्तित्व था। अब इसका नाम कर्नाटक रख दिया गया। चलिए, थैंक यू। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से जुड़िए और आपको वहां पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए जो EHI 05 का एग्ज़ाम दे रहा हो। आइए, चलिए, थैंक यू, जय हिंद।